Hey guys, welcome back to my channel Self Learning. I'm Monisha and I'm back with another video. दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था सीटेट के सिलेबस के बारे में। आज मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ यूजीसी नेट के सिलेबस को लेकर। आप में से कई सारे स्टूडेंट्स जो पीजी क्वालिफाइड हैं और वो चाहते हैं कि अपना करियर वो असिस्टेंट प्रोफेसर के एक बहुत ही अच्छे और समाज में इज्जत दिलाने वाले एक जॉब में करना चाहते हैं, तो आपको बहुत ज़रूरी होता है कि आप यूजीसी नेट को क्वालिफाई करें। विदाउट नेट आप किसी भी कॉलेज या किसी यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अपॉइंट नहीं हो सकते। तो बहुत अच्छी बात है कि नेट का जो फॉर्म है वो निकल आया है। कई सारे स्टूडेंट ने फिल भी कर दिया होगा और जो नहीं किए हैं वो कर सकते हैं क्योंकि डेट अभी थोड़ी एक्सटेंड हुई है। तो आप 17 तारीख तक नेट का फॉर्म फिल कर सकते हैं और जिन्होंने स्टूडेंट्स ने कर दिया है अब उन्हें क्या करनी है, उन्हें तैयारी करनी है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि नेट में जो पेपर होता है वो कितने मार्क्स का होता है। तो जो पेपर होगा वो आपका 300 नंबर का होता है, जिसमें से जनरल जो पेपर होगा वो 100 नंबर का होगा और 200 मार्क्स का जो पेपर होगा वो आपका सब्जेक्ट का पेपर होगा। सब्जेक्ट वो होगा जिसमें आपने पीजी कर रखा है, वो आपका अपना खुद का सब्जेक्ट हो सकता है। अब ये क्वेश्चन होता है कि हम नेट क्यों करें। तो पहली बात तो ये कि जो लोग चाहते हैं, जो स्टूडेंट्स चाहते हैं कि वो असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब करें किसी प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेजेस में, तो उनके लिए ज़रूरी होगा कि वो नेट क्वालिफाई करें। सेकंड, जो रिसर्च के फील्ड में जाना चाहते हैं, जेआरएफ या एसआरएफ की फील्ड में जाना चाहते हैं, तो उनके लिए भी ज़रूरी होता है कि वो नेट क्वालिफाई करें। नेट दो कैटेगरी में होगा, या तो सिर्फ आप असिस्टेंट प्रोफेसर की कैटेगरी में डाल सकते हैं या एपी एंड जेआरएफ दोनों की कैटेगरी में आप नेट का फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है। जेआरएफ में आपको क्या होगा कि फेलोशिप मिलेगी, उसके साथ साथ में आपका रिसर्च का काम भी होगा जिससे आप पीएचडी कर सकते हैं। क्लियर। अच्छा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आपका पीजी जो सब्जेक्ट होगा उसमें आपके 55 परसेंट मार्क्स होने चाहिए। अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो अगर आपने पीजी कर रखा है, उस पीजी में आपकी 55% है, तो आप नेट का फॉर्म फिल कर सकते हैं। और जो स्टूडेंट्स हमारे ऐसे हैं जिन्हें रिजर्वेशन मिलता है, जैसे कि ओबीसी, एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी वाले होते हैं, जो उन्हें 50% मार्क्स चाहिए है इसके लिए एलिजिबिलिटी के लिए कि वो फॉर्म को फिल कर सके। अगर 50% मार्क्स नहीं है तो आप ये फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं। एज लिमिट की बात कर लेते हैं। तो एज लिमिट जो एपी की कैटेगरी है, मतलब कि असिस्टेंट प्रोफेसर की है, तो इसमें कोई एज लिमिट नहीं है। आप कितने भी साल के हो गए हो, कितनी भी आपकी एज हो, आप ये फॉर्म को फिल कर सकते हैं। बट अगर आप जेआरएफ के लिए डालना चाहते हैं तो जेआरएफ के लिए जो जनरल कैटेगरी के मेल्स हैं, है ना, उनके लिए 30 साल है। बाकी अदर कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें 35 इयर्स तक वो जेआरएफ की में डाल सकते हैं। इवन जो फीमेल्स हैं वो भी, अगर वो जनरल कैटेगरी की भी हैं, तो भी उन्हें 35 साल तक की एज तक जेआरएफ की फैसिलिटी मिलती है कि जेआरएफ के लिए वो डाल सकते हैं। जब से ये चेंज हुआ है तब से ये हमें मिल गया है, इसकी सुविधा मिल गई है कि 35 साल तक फीमेल्स भी डाल सकते हैं। नहीं तो पहले जनरल कैटेगरी को डालने के लिए जो 30 साल एज थी वही थी। ठीक है। चलिए, अब आ जाता है कि जो क्वेश्चन पेपर होता है, आज हम बात करेंगे केवल जनरल पेपर की। तो पहले हम ध्यान दे देते हैं कि क्वेश्चन पेपर कैसा होता है। तो सबसे अच्छी बात यह है कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर होता है और अब ये होता है सीबीटी फॉर्मेट में, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। यानी अब आपको ओएमआर शीट नहीं भरनी है, आपको पेन पेपर का यूज़ नहीं करना है। आप जाएंगे
और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ही होगा, वहाँ पर बैठेंगे और वहाँ पर आपको वही इन्फॉर्मेशन फिल करनी पड़ेगी जो कंप्यूटर में होगी, और उसके बाद आप इस टेस्ट को दे सकते हैं। पेपर 1 में 50 MCQs आएंगे, 100 नंबर का पेपर होगा। पेपर 2 में 100 MCQ आएंगे और 200 नंबर का पेपर होगा। सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। अगर आपके पास नॉलेज है तो आप, और अगर आपको लगता है कि आपका नॉलेज पूरी तरह से कंफर्म नहीं है, लेकिन आपको लगता है कि हाँ, इसका ये क्वेश्चन का ये आंसर हो सकता है, तो आप लगा सकते हैं, आंसर में टिक कर सकते हैं। नेगेटिव मार्किंग उसकी जगह पर नहीं होगी। क्लियर? चलिए, अच्छी बात ये हो गई है कि अब आप चाहें तो पहले कोई दोनों में से कोई एक पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं। मतलब टोटल टाइम जो आपका होगा वो 3 घंटे का समय है। पेपर 1 और पेपर 2 जो कंबाइंड पेपर होंगे, और एक सिटिंग में ही आपको ये दोनों पेपर्स देने पड़ेंगे। लेकिन ये सुविधा हो गई है कि आप, अगर आप चाहते हैं कि पहले आप पेपर 2 अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो पेपर 2 अटेम्प्ट करिए और उसके बाद पेपर 1 अटेम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप नहीं ऐसा कुछ करना चाहते फेरबदल, तो पहले पेपर 1 कीजिए और फिर पेपर 2 करिए। लेकिन ये सिटिंग एक ही होगी, एक ही सिटिंग में आपका ये पेपर हो जाएगा। ठीक है? 2 शिफ्ट में पेपर होंगे। पहली शिफ्ट होगी 9:30 से 12:30 के बीच में, और दूसरी शिफ्ट होगी 2:30 से लेकर 5:30 की। लेकिन ये शिफ्ट आपके लिए ऐसा नहीं है कि आप पहला पेपर पहली शिफ्ट में दे रहे हैं और दूसरा पेपर दूसरी शिफ्ट में। ये होगी क्योंकि पेपर जो होता है आजकल कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, तो एक दिन नहीं बल्कि 6 दिन कंटिन्यू होता है। उस 6 दिन में 2-2 शिफ्ट में पेपर होंगे। पहली शिफ्ट में एक पेपर होगा, दूसरी शिफ्ट में दूसरे स्टूडेंट्स के लिए पेपर होगा। ठीक है? तो ये 2 शिफ्ट में पेपर होंगे, कंटिन्यूसली 6 दिन तक पेपर होते हैं। आपको उनमें से किसी एक दिन आपका रोल नंबर आएगा, उसका एडमिट कार्ड में आपके उसकी डेट होगी, उस दिन आपको अपने सेंटर पे जाना है और अपना पेपर देना है। ठीक है? लैंग्वेज दोनों ही होती हैं, हिंदी में भी होगा और इंग्लिश में भी होगा, नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है। सिलेबस जो है वो चेंज हो चुका है, पहले सिलेबस दूसरा था, पहले 3 पेपर हुआ करते थे, फिर उसके बाद 2018 में ये सिलेबस बदला है और अब 2 पेपर ही होते हैं, पहला पेपर और दूसरा पेपर, जिसमें थोड़ा सा सिलेबस भी चेंज किया गया है, और उस सिलेबस को मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। उसकी लिंक को आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि आगे में जो प्रिपरेशन है हमें कैसे करनी है। तो प्रिपरेशन के लिए पहली बात तो ये है कि आप सिलेबस डाउनलोड कर लीजिए। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सिलेबस दे दिया है, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरी बात, ये ओल्ड क्वेश्चन पेपर, इसकी लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ओल्ड पेपर आपको नेट की ऑफिशियल साइट पर भी मिल जाएंगे, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ओल्ड पेपर विथ ऑफिशियल आंसर की जो होती है उसको आप डाउनलोड कर लीजिए। प्रिपरेशन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि आप पिछले सालों के पेपर को लेकर प्रैक्टिस करें। दूसरी बात, बुक्स क्या है, तो मैंने सीटेट के सिलेबस में ही बताया था। बुक्स जो होती हैं जो जनरल कैटेगरी के लिए हैं, उनके लिए मैं बताऊं कि आप कोई भी पब्लिकेशन की बुक उठाकर आप पढ़ाई कर सकते हैं। बहुत सारी पब्लिकेशंस आते हैं, लेकिन मेनली बात ये होती है कि हमें प्रैक्टिस करनी होती है, क्योंकि आपके पास समय जो होता है वो सिर्फ 1 घंटे का समय होता है और आपको 50 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। तो अगर आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो 1 घंटे में आपको स्पीड अपनी बढ़ानी होती है, क्योंकि अगर स्पीड नहीं होती है तो आप काम नहीं कर सकते। तो बुक का काम ये बस होगा कि आपको कंप्लीट सिलेबस दे देंगी, और प्रैक्टिस करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है, टाइम को लेकर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। राइट? सॉरी। अब देखते हैं हम पेपर 1 का जो सिलेबस है वो क्या है। तो यूजीसी नेट के
पहले पेपर में आपको जो क्वेश्चन होंगे वो आते हैं, आपको 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे, सॉरी 10 क्वेश्चन नंबर होंगे और 5 क्वेश्चन आएंगे इन सारी ही यूनिट से। ठीक है, तो पहली यूनिट होती है आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड, फिर आएगा आपका रिसर्च एप्टीट्यूड, फिर होता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। अभी मैं इसके बाद आपको इन सारे ही टॉपिक्स को एक्सप्लेन करूँगी। फिर कम्युनिकेशन, फिर होता है रीजनिंग, फिर होता है लॉजिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन, फिर आपका आता है आईसीटी मतलब इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी, फिर होता है पीपल एंड एनवायरनमेंट, उसके बाद हायर एजुकेशन सिस्टम, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो टोटल जो क्वेश्चन हो गए वो कितने हो गए? 50। नंबर जो हो गए वो कितने हो गए? 100। लेकिन समय कितना है? 1 घंटे का। तो 50 क्वेश्चन 1 घंटा मतलब ऑलमोस्ट आपके पास 1 मिनट से जरा सा ही टाइम ऊपर होता है एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो मेनली बात हमें क्या पर अटक जाती है कि अब इसमें से आप ये देखिए कि आपको पूरे 50 जो प्रश्न हैं वो 50 प्रश्न को आप सॉल्व कर सकते हैं क्या 1 घंटे के टाइम में? अगर हाँ तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आपको ये अपनी प्रिपरेशन में देखना है कि इनमें से कौन से ऐसे टॉपिक हैं जिन पर आपको अच्छी कमांड मिली हुई है, और अच्छी कमांड होने के बाद आप उस पर अच्छे से मार्क्स ले सकते हैं और गलतियों के चांसेस कम हों। ठीक है, तो देखिए पहले ऐसा होता था कि अगर आप पहले पेपर में क्वालिफाई हो गए हैं तभी आपका सेकंड पेपर चेक होता था, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। आप पहले पेपर में क्वालिफाई हो गए हैं तो आपको कट ऑफ में बहुत फ़ायदा मिलता है कि फर्स्ट पेपर का जो और सेकंड पेपर का कंबाइंड होकर जो कट ऑफ निकलता है उसकी वजह से ही आप क्वालिफाई होते हैं। इसमें ऐसा कोई क्वालिफाइंग क्राइटेरिया नहीं है, वो हर साल यूजीसी अपना कट ऑफ निकालती है। उस कट ऑफ में अगर आप उससे आपके मार्क्स ज़्यादा आए हैं तो आप क्वालिफाई हैं, अदरवाइज़ आप क्वालिफाई नहीं हैं। तो हमें इस 50 नंबर में से ट्राई करना है कि हम मोर देन 30 मार्क्स लेकर आए। अगर हम मोर देन 30 लेकर आते हैं तो ये मान के चलिए कि सेकंड पेपर में फिर आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। ये 30 मार्क्स आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रोल अदा करेंगे आपको क्वालिफाई कराने के लिए। तो इसमें ध्यान देना है आपको, जिन टॉपिक पर आपको अच्छी कमांड है उस पर आपको मेहनत करनी है, और जिनमें टाइम ज़्यादा लगता है जैसे कि डेटा इंटरप्रिटेशन। अगर आप डेटा इंटरप्रिटेशन में अच्छे हैं और आपकी मैथ्स अच्छी है तो आप इसके लिए जाइए, अदरवाइज़ आप अगर मैथ्स बैकग्राउंड के नहीं हैं तो इसमें जाकर आप समय वेस्ट मत कीजिए। इसकी जगह आप दूसरे जो टॉपिक्स हैं उनको स्ट्रॉन्ग कीजिए। क्लियर? चलिए अब हम देख लेते हैं कि जो हमारे सिलेबस में है क्या। आज मैं सिर्फ आपसे फर्स्ट पेपर की बात करने आई हूँ। तो फर्स्ट पेपर में जो पहला हमारी यूनिट थी वो थी हमारी टीचिंग एप्टीट्यूड। तो टीचिंग एप्टीट्यूड में जो है पहला कॉन्सेप्ट है वो क्या है? टीचिंग कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्टिव लेवल्स ऑफ टीचिंग, मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग, लर्निंग। ठीक है, फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग, और टीचर लर्नर सपोर्ट मटेरियल, इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज़, लर्निंग इन्वायरमेंट एंड इंस्टीट्यूशन। इसके बाद में मेथड ऑफ टीचिंग और इवेल्युएशन सिस्टम और चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम जो आजकल हमारा सीबीसी सिस्टम चल रहा है। तो कहने का मतलब ये है जो हमारी फर्स्ट यूनिट है वो किस पर बेस्ड है? हमारे जो बीएड के स्टूडेंट्स रहे हैं, जिन्होंने बीएड किया हुआ है, वो अच्छे से जानते हैं कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस क्या होती है, और टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में इवैल्यूएशन, लर्निंग एंड लर्निंग थ्योरीज। ठीक है, इनमें से आपने जो कुछ भी बीएड में पढ़ा हुआ है उसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस यहाँ पर मिलेंगे, और उसकी ही हमें तैयारी करनी पड़ेगी। ठीक है, जिसमें आपका इवैल्यूएशन भी आ जाएगा, लर्निंग भी आ जाएगी,
लर्निंग थ्योरीज भी आ जाएंगी, टीचिंग मेथड भी आ जाएंगे, टीचिंग स्किल्स भी आ जाएंगी। क्लियर। नेक्स्ट हमारी टॉपिक आता है रिसर्च एप्टीट्यूड। अब ये अगेन ये बात आ जाती है रिसर्च एप्टीट्यूड की, जो स्टूडेंट्स बीएड ले चुके हैं, बीएड कर चुके हैं, या जिनका भी रिसर्च का बैकग्राउंड है उनके लिए बहुत इजी पड़ता आता है ये, जिसमें आपको करना है रिसर्च की मीनिंग, टाइप्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, पॉजिटिव एंड रिसर्च क्या होती है, सॉरी, मेथड ऑफ रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल एंड हिस्टोरिकल रिसर्च, क्वालिटेटिव एवं क्वांटिटेटिव मेथड्स क्या होते हैं, स्टेप ऑफ रिसर्च। इसके बाद में थीसिस, आर्टिकल राइटिंग, फॉर्मेट ऑफ स्टाइल, फॉर्मेट एंड स्टाइल ऑफ रिफ्लेक्टिंग, एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी रिसर्च एंड रिसर्च एथिक्स। तो ये पूरा कंप्लीट पैकेज होता है रिसर्च का। तो आपको रिसर्च के बारे में इसमें क्वेश्चंस आते हैं, रिसर्च के क्वेश्चंस आते हैं, तो उसकी तैयारी आपको करनी पड़ेगी। नेक्स्ट आता है कॉम्प्रिहेंशन। अब कॉम्प्रिहेंशन की बात जो होती है, एक पैसेज आएगा आपको, चाहे हिंदी में, आपकी लैंग्वेज हिंदी है तो हिंदी में, इंग्लिश है तो इंग्लिश में, आपको ये पैसेज को पढ़ना पड़ेगा और पैसेज के क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। जो स्टूडेंट्स मैथ्स बैकग्राउंड के नहीं हैं, मैं उनको ये सजेस्ट करूँगी कि आप इस पर अच्छी कमांड लेकर आइए, क्योंकि इससे क्या होगा कि 5 मार्क्स जो होंगे आपके, 5 मार्क्स आपको मिल जाएंगे इस पैसेज के, ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन के। तो इसलिए इस पर आपको कमांड करनी पड़ेगी। करना क्या होगा, आप लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे और उसमें कई सारे कॉम्प्रिहेंशन दिए हुए हैं जो पिछले साल में आए हुए हैं, उनको आपको कंटिन्यू प्रैक्टिस में लेकर आना है कि आपको उसको पढ़ना है, क्योंकि पढ़ने में काफ़ी टाइम लगता है और पढ़ने के बाद में उसके क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं। 5 क्वेश्चंस होते हैं, उस 5 क्वेश्चन को पढ़कर सॉल्व करना है। तो कितनी स्पीड में आप पढ़ सकते हैं और उसके बाद फिर सॉल्व कर सकते हैं, इसकी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। इसको आपको कोई और सिखा नहीं सकता है, इसलिए आपको प्रैक्टिस करके इसको सीखना पड़ेगा, ठीक है। अब आ जाती है कम्युनिकेशन की बात। तो कम्युनिकेशन की मीनिंग क्या होती है, डिफरेंट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन आते हैं इसमें, वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, और इसके बाद में कम्युनिकेशन, क्लासरूम कम्युनिकेशन क्या होता है, बैरियर क्या होते हैं कम्युनिकेशन के बीच में, इफेक्टिव कम्युनिकेशन के बीच में जो बैरियर्स आते हैं वो मास मीडिया एंड सोसाइटी, ये सब कुछ आपका आता है कम्युनिकेशन की यूनिट में। इसके बाद में नेक्स्ट आता है आपका मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड। तो टाइप ऑफ रीजनिंग के क्वेश्चंस काफ़ी सारे मिलते हैं। आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बुक्स उठा लीजिए, उसमें आपको रीजनिंग के कई सारे क्वेश्चन मिलेंगे। वैसे ही क्वेश्चन इसमें भी आते हैं, नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, इसके बाद में कोड एंड रिलेशनशिप, ये भी आपको किसी भी बुक में मिल जाएगा और जो कंपटीशन एग्ज़ाम की बुक होती हैं। लेकिन ज़रूरी ये है कि आप सिलेबस लेकर बैठिए, ताकि आप अननेसेसरी इधर उधर अपना टाइम वेस्ट ना करें। जो सिलेबस में पूछा गया है उसी की प्रैक्टिस आप करें। क्लियर। मैथमेटिकल एप्टीट्यूड, यहाँ पे भी फ्रैक्शंस के क्वेश्चन आएंगे, फ्रैक्शंस के क्वेश्चन आएंगे, टाइम डिस्टेंस के आएंगे, रेशियो के क्वेश्चन आएंगे। तो ये कुल मिला के आपका मैथ्स रीजनिंग की क्वेश्चंस हैं। अब आता है लॉजिकल रीजनिंग। इसमें आपके पास बहुत सारे अलग अलग टाइप के आर्गुमेंट दिए होते हैं, फॉर्मेट्स दिए होते हैं, शेप दिए हुए होते हैं, क्वेश्चन ऐसे दिए होते हैं जैसे कि आपको कुछ फाइंड करना है जिसमें लॉजिक यूज़ हो रहा है, तो वो क्वेश्चन आएंगे। इसकी तैयारी भी आप किसी भी तरीके की कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की जिसमें लॉजिकल रीजनिंग पूछा गया है, बताया गया है, उससे आप कर सकते हैं। वेन डायग्राम्स भी इसमें आते हैं और उसके बाद में अलग अलग तरीके के रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, जो मैटरनल रिलेशंस होते हैं आपस में, उसके क्वेश्चन भी होते हैं। तो इनकी रीजनिंग के प्रश्न आपको तैयार इसमें से करने पड़ेंगे, ठीक है। आगे आ जाती है डेटा इंटरप्रिटेशन। मैथ्स के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है डेटा इंटरप्रिटेशन की, क्योंकि 5 मार्क्स आपको कहीं नहीं जा रहे हैं, 5 मार्क्स आपको मिल जाते हैं इसमें। लेकिन जो बच्चे मैथ्स बैकग्राउंड के नहीं हैं उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम इसमें होती है, क्योंकि टाइम टेकिंग क्वेश्चंस होते हैं। अगर टाइम नहीं होता है तो फिर गलतियों के चांसेस भी बहुत होते हैं,
ठीक है। तो अगर मैं उनको सजेस्ट नहीं करूँगी जो मैथ्स बैकग्राउंड के हैं कि अगर आप नहीं इसमें पक्के हैं और आप नहीं कर सकते हैं तो इसमें टाइम वेस्ट मत कीजिएगा, क्योंकि टाइम बहुत ज़रूरी है एक एक मिनट बचाने का, और इसमें जाकर बहुत सारा समय आपका बेकार हो जाता है। ठीक है। इसके बाद आ जाता है आईसीटी यानी कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस होंगे इसमें, आपके बेसिक ऑफ इंटरनेट के क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चंस हो जाते हैं इसमें। जीबी टीबी एमबी इनमें रिलेशन पूछा जा सकता है। कंप्यूटर के बारे में क्वेश्चन आ सकते हैं, इसकी हिस्ट्री के बारे में क्वेश्चन आ सकते हैं। तो एक तरीके से कंप्यूटर के जो नॉलेज में जो क्वेश्चंस आते हैं बहुत ही जनरल क्वेश्चंस होते हैं, बहुत हार्ड क्वेश्चन इसमें नहीं होते, तो आप इजीली इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसके बाद आता है इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट में आप बेसिक इन्वायरमेंट के क्वेश्चन होंगे, ध्यान रखिएगा। जो करंट में आपका चल रहा है, ग्लोबल वार्मिंग के जो इश्यूज चल रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, क्या कुछ ऐसा कुछ इशू हुआ है अभी, जैसे कि रिसेंटली अभी यहाँ पर उत्तराखंड में बादल फट गए थे, उसकी वजह से एक बहुत बड़ा डिज़ास्टर हो गया था। उससे रिलेटेड मतलब करंट नॉलेज जो होता है उससे रिलेटेड आपको तैयारी करनी है। इसके अलावा जो इन्वायरमेंट में करंट में कोई भी ऐसे काम हुए हैं जिनको आप दिखा सकते हैं, एयर पोल्यूशन के बारे में या फिर सॉइल जो होती है उसके बारे में, तो उनसे रिलेटेड आपको क्वेश्चन करने हैं। मतलब करंट से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं, करंट अफेयर से रिलेटेड, और ह्यूमन और एनवायरनमेंट के बीच में जो रिलेशन है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसकी तैयारी के लिए इसीलिए मैं बार बार आपसे ये कह रही हूँ कि आप लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर को लेकर देखेंगे तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा कि हर टॉपिक से किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है बात, आगे बढ़ते हैं हम। तो इसमें देखिए ह्यूमन हेल्थ पर क्या प्रभाव पड़ता है पोल्यूशन का, नेचुरल एनर्जी को आप कैसे रिस्टोर कर सकते हैं, इसके रिसोर्सेज क्या है, नेचुरल हैज़ार्ड्स कौन कौन से होते हैं, इससे क्या कैसे बचा जा सकता है, इन्वायरमेंटल जो एक्ट है 1986 का, ये कौन क्या एक्ट है, इसमें क्या क्या कहा गया है, ये सारे ही प्रश्न आपको इस चैप्टर में पूछे जाएंगे। इजी यूनिट है, और अगर आपने इसकी तैयारी अच्छे से कर ली तो पूरे 5 नंबर ये यूनिट आपको देकर जाएगी। ठीक है बात, आगे आते हैं हम हायर एजुकेशन सिस्टम में। क्योंकि अगर आपको जॉब मिल रही है तो हायर एजुकेशन ही आपको अपॉइंट करेगी, तो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप हायर एजुकेशन को जानें। कौन कौन से इंस्टीट्यूशन होते हैं हायर एजुकेशन के, जो एंशिएंट इंडिया में होंगे, जो स्टूडेंट बीएड के हैं तो कंटेम्प्रेरी इंडिया वाला जो पेपर है उसको आप रेडी कर लीजिए, तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। क्लियर बात। अब आता है इवेल्युएशन ऑफ हायर लर्निंग रिसर्च एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया के मतलब हमारी इंडिपेंडेंस के पहले हमारा एजुकेशन सिस्टम क्या था, इंडिपेंडेंस के बाद हमारा एजुकेशन सिस्टम क्या है, आपकी जो डिफरेंट पॉलिसीज़ आई हैं बिफोर इंडिपेंडेंस एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस, अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई उससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद value education and environmental education policies governs of and administration, ये वाले प्रश्न होंगे इसमें। ठीक है, तो हर एक जो नंबर क्वेश्चन है वो जो रखा हुआ है अपने साथ में 2 नंबर रखे हुए हैं, है ना। तो जो मैंने बात कही थी 5, ये 5 क्वेश्चन सॉल्व करने की बात करी, तो मतलब ये 10 नंबर आपके देके जाते हैं। ठीक है, तो आपको कैसे तैयारी करनी है इसके बारे में मैंने आपको बताया। अब आप ध्यान में ये रखना है कि आपको क्या करना है कि आपने पास में सिलेबस रखना है, 5 साल के क्वेश्चन पेपर रखने हैं, और हर एक क्वेश्चन आपको 2 नंबर देता है, तो इस हिसाब से हर यूनिट के हो जाते हैं 10 नंबर। तो इन तरीके से आप अपनी तैयारी शुरू कीजिए। ध्यान दीजिए कि आप किस में स्ट्रॉन्ग हैं,
किस में आप थोड़े से वीक हैं, तो जो आपका वीक पॉइंट है उस पर आप बाद में ध्यान दीजिएगा, जो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उस पर आप पहले ध्यान दीजिए, ताकि हमारे पास समय सिर्फ 1 घंटे का है और इस 1 घंटे में ही आपको ये 50 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो इन 50 क्वेश्चन के लिए सिलेबस क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाता है और 1 घंटे का समय बहुत कम हो जाता है, तो अभी से स्टार्ट कर लीजिए। 2 मई से डेट्स आ गई हैं एग्ज़ाम की और 2 मई से शुरू होगा। तो हो सकता है आपका पहले दिन ही एडमिट कार्ड आ जाता है या पहले दिन ही आपका पेपर हो, या हो सकता है 2 से स्टार्ट हो तो 2 या 3 या 4 जब भी हो, ठीक है। तो उससे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप तो ये मान के चलें कि 2 तारीख से ही आपका एग्ज़ाम है। क्लियर? तो नेट बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़रूरी होता है। आजकल तो प्राइवेट कॉलेजेस में भी, अगर आप अच्छे प्राइवेट कॉलेज में जाना चाहते हैं तो बहुत ज़रूरी है कि आपने नेट क्लियर कर रखा है, नहीं तो फिर वो आपको अपॉइंट नहीं करते हैं। तो इसलिए नेट बहुत ज़रूरी है। आप अपने लिए नेट क्वालिफाई कर लेते हैं तो आगे जाकर आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है। तो हम स्टार्ट करेंगे नेट की प्रिपरेशन। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट एजुकेशन है, इसलिए मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एजुकेशन के सिलेबस के बारे में बताऊंगी। तो जो स्टूडेंट्स एजुकेशन के हैं वो इस चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, और जुड़ने के बाद में मैं एजुकेशन की सीरीज़ भी शुरू करूँगी पूरे, ताकि स्टेप बाय स्टेप हम इसकी प्रिपरेशन कर सकें। तो ऑलमोस्ट सिलेबस सेम हो जाता है सीटेट का भी, और बहुत सारी चीज़ें कॉमन हो जाती हैं। तो जो स्टूडेंट सीटेट के हैं वो एजुकेशन से जो नेट करना चाहते हैं वो मेरे वीडियोस के साथ लास्ट में जुड़े रहें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आशा करूँगी कि आपकी बहुत हद तक मैं मदद करूँ नेट को क्लियर करने के लिए। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बहुत जल्द। तब हम फिर से बात करेंगे किसी एक टॉपिक के बारे में। पहले अभी तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एजुकेशन का सिलेबस बताऊंगी, इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे, एक एक टॉपिक को उठाते जाएंगे और उसको क्लियर करते जाएंगे। ठीक है? तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस वीडियो को देखा और इस चैनल के साथ आप जुड़े रहिए। दिस इज़ मोनिशा साइनिंग ऑफ। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टीचिंग से रिलेटेड बहुत क्वालिटी वीडियो बनाने की मैं कोशिश करूँगी। आशा करूँगी कि आपकी मदद हो सके एग्ज़ाम्स को क्लियर करने के लिए। ठीक है? तो बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिए। दिस इज़ मोनिशा साइनिंग ऑफ। बी अ गुड लर्नर। Till then, bye bye.